आप सभी का अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर लेखन कार्यक्रम के अंतर्गत हमने सैंधो सभ्यता से होते हुए वैदिक काल से लेकर अब बौद्ध तक पहुँचे हैं। इससे पहले हमने जैन को देखा है। इसी प्रकार से हम क्रमबद्ध तरीके से उत्तर लेखन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरह से हमारा ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। पहले जो हम बात कर रहे हैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री की, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मीडिएवल के जो टॉपिक होंगे आपके प्रश्न पत्र में, आपके पाठ्यक्रम में, उनको लेकर साथ चलेंगे। और आपसे यह भी बात हुई थी कि जब से हमारा लाइव प्रारंभ होगा उसी के बाद से हम निरंतर जो मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को जिस टॉपिक से देखेंगे उसी ही टॉपिक से हम प्रारंभिक परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी साथ साथ लेकर चलेंगे। तो एक निर्धारित करेंगे हम समय जिसमें हम लाइव के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा के भी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारा मुख्य परीक्षा भी बेहतर होता रहे और हमारे प्रारंभिक परीक्षा में भी कोई समस्या ना देखने को मिले। तो चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न था ये लगभग 2 दिन पहले का प्रश्न है। 2 से 3 दिन आपसे उत्तर लेखन के कार्यक्रम नहीं आए थे कुछ व्यस्तताओं के कारण, लेकिन आज से ये निरंतर जारी रहेंगे। तो इसमें है प्रश्न हमारा था, प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोक वर्ण विषयों एवं कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। इसी पर आपको अपने विचार देने थे, विवेचना करनी थी। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोक वर्ण विषयों एवं कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। प्रश्न कह रहा है कि जो भी बौद्ध स्तूप हैं प्रारंभिक काल के, वहाँ पे जो भी डिजाइनिंग की गई है, जो भी वहाँ पे आप देखोगे कि जो भी चित्र बनाया गया है, वो चित्र कहीं ना कहीं बौद्ध आदर्शों की, बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी आदर्श हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनकी व्याख्या करती है। तो इस प्रकार से आपको एक समग्र उत्तर लिखना था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी बौद्ध स्तूप हैं वहाँ पे किस प्रकार की चित्रकारी की गई है, किस प्रकार के चित्रण वहां पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना में क्या लिखना है कि कला जो होती है, कला या संस्कृति, लेकिन यहाँ पे कला की बात हो रही है तो सिर्फ कला को आपको लेकर चलना है। तो कला या संस्कृति जो भी होती है वो अपने समय की, अपने देश काल की प्रवृत्तियों एवं आदर्शों की एक सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। यदि आपको किसी समय काल के बारे में जानना है, इतिहास का उदाहरण आप ले लीजिए, किसी समय काल के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि वहाँ की कलाकृतियाँ क्या थी, वहाँ की संस्कृति क्या थी। तो उससे आप एक अनुमान लगा सकते हो कि उस समय का जीवन कैसा रहा होगा, उस समय के लोग कैसे रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कला और संस्कृति हमारी होती है, जो कला और संस्कृति होती है, ये किसी भी समय काल की, किसी भी देश काल की प्रवृत्तियों एवं आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या करती है। तो इस तरह से आपको अपना प्रारंभ करना था। कहां से? प्रस्तावना से। इसके बाद आपको, क्योंकि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला के बारे में बात हो रही है, तो यहीं आप प्रस्तावना में आप लिखना है आपको कि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला में भी समान गुण परिलक्षित होते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि जो कला और संस्कृति होती है किसी समय काल की, किसी देश काल की वास्तविक एक प्रकार से चित्रात्मक आपको व्यक्त करती है, वास्तविक जानकारी आपको देती है, उसी तरह से जो बौद्ध काल की, प्रारंभिक बौद्ध काल की जो कलाएं हैं, जो स्तूप कला है, वहां पर भी इसी प्रकार के गुण आपको देखने को मिलते हैं। इन स्तूपों में चित्रित साधारण जनजीवन के विषयों एवं कथानकों के द्वारा बौद्ध आदर्शों की व्याख्या की जा सकती है। उस समय के प्रारंभिक काल के जो भी हमारे बौद्ध स्तूप हैं, उनमें जो चित्रण किया गया है, जो चित्रकारी की गई है, उनके माध्यम से आप बौद्ध आदर्शों की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हो। अब यहां पर आपकी प्रस्तावना समाप्त हुई है। अब आपको लिखना है मुख्य भाग में, और मुख्य भाग में आपको बताना है कि किस प्रकार से बौद्ध कालीन जो कला है वह उस समय के आदर्शों को बयां करती है।
प्रस्तावना आपने लिख लिया, प्रस्तावना के बाद आप मुख्य भाग में आओगे और मुख्य भाग में आप अपनी चर्चा प्रारंभ करोगे। अब आपको कम से कम इस उत्तर को लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभिक काल के बौद्ध स्तूप भारत में कहां-कहां हैं। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप इसका उत्तर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्रारंभ में ही प्रश्न में बोला गया है कि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला, तो आपको बौद्ध स्तूप भारत में कहां-कहां देखने को मिलते हैं वो आपको बताना अनिवार्य है। तो आप देखोगे कि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप के उदाहरण में आपको सांची मिल जाएगा, भरहुत मिल जाएगा, बोध गया मिल जाएगा, अमरावती मिल जाएगा। मतलब प्रारंभिक बौद्ध स्तूप के उदाहरण में सांची, बोध गया, अमरावती, भरहुत आदि स्तूप मौजूद हैं। इसके बाद आप देखोगे कि इन स्तूपों में प्रत्येक स्तूप में आपको देखने को मिलेगा कि जातक कथाओं के माध्यम से बुद्ध के पूर्व जन्मों को दिखाया गया है। स्तूपों में क्या किया गया है कि जातक कथाओं को चित्रित किया गया है और उन्हीं के माध्यम से जो बुद्ध हैं, भगवान जो बुद्ध हैं, उनके पूर्व जन्मों को दिखाया गया है, जिनमें बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में बताया गया है। तो इन कथाओं में, इन स्तूपों में जो चर्चा की गई है, जो चित्रण किया गया है, उसके माध्यम से बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में बताया गया है। इन कथाओं में बुद्ध की उपस्थिति संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई है। इन कथाओं में किसी भी स्तूप में आप जाओगे, यदि आप जाते हैं, देखते हैं कथाओं को, चित्रण को, तो आप देखोगे कि संकेतों के माध्यम से बुद्ध की स्थिति को, उपस्थिति को बताया गया है, जो कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म में व्यक्ति पूजा, मूर्ति पूजा निषेध का संकेत करते हैं। और इस तरह के जो भी चित्र आपको देखने को मिलेंगे, जो भी उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे बुद्ध की उपस्थिति को दर्शाया गया है, वहीं साथ साथ आपको यह भी देखने को मिलेगा कि इसमें बोला गया है, बताया गया है, इंगित किया गया है कि व्यक्ति पूजा और मूर्ति पूजा का निषेध होना चाहिए। इसके निषेध की तरफ ये संकेत करते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे आप देखोगे कि भरहुत स्तूप है, यहाँ पे कमल का चित्रण किया गया है और बताया जाता है कि ये जो कमल का चित्रण है ये आत्मा की शुद्धता को दर्शाता है, आत्मा की शुद्धता के बारे में बताता है। इसी तरह से आपको यहीं पे देखने को मिलेगा कि रुरु नामक मृग की जातक कथा के द्वारा क्रमवाद के सिद्धांत को आम जनजीवन तक पहुंचाने की बात की गई है। तो इसमें जो एक मृग की जातक कथा है, उसके माध्यम से कर्मवाद के सिद्धांत को आम जनजीवन तक, आम जनमानस तक पहुंचाने की बात की गई है। सांची स्तूप का यदि आप उदाहरण लेते हैं तो सांची स्तूप में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वेशांतर जातक की कथा के द्वारा उदारता और सहृदयता के बारे में बताया गया है। तो इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं, बहुत सारे कथाओं के बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। इसी सांची के स्तूप में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे महाकपि जातक की कथा है, जिसके माध्यम से करुणा, प्रेम और निस्वार्थ इनके बारे में लोगों को बताने का प्रयास किया गया है। तो निश्चित रूप से यदि आप देखो, समग्र रूप से आप देखो, तो जो भी बौद्ध स्तूप हैं, उस कालीन के, प्रारंभ काल के जो भी बौद्ध स्तूप हैं, वो कहीं ना कहीं बौद्ध आदर्शों की व्याख्या करते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। प्रारंभिक काल में स्तूपों में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भय रहित जो पशु पक्षी विचरण करते हैं, वो बताते हैं। जो प्रारंभिक काल में जो भी बौद्ध स्तूप आप देखोगे तो यहाँ पे पशु पक्षियों का भी चित्रण किया गया है, और जो पशु पक्षी का चित्रण किया गया है वो अहिंसा की तरफ इंगित करते हैं, अहिंसा का संदेश देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कथाओं के बारे में, बहुत सारे चलचित्रों के बारे में आप बता सकते हो जो बौद्ध कालीन समय में, बौद्ध के समय में देखने को मिले हैं। तो आपका ये समग्र उत्तर आपने लिख लिया, प्रस्तावना लिख लिया, मुख्य भाग लिख लिया। अब आपको कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आप बता सकते हो कि इन स्तूपों में जो चित्रक कथानक हैं, जो चित्रित कथानक हैं, वो इन स्तूपों की वास्तुकला के बारे में भी बताते हैं।
इन स्तूपों की वास्तुकला के बारे में भी बताते हैं और साथ साथ बौद्ध आदर्शों के बारे में भी इंगित करते हैं, आम जनमानस को बताने का प्रयास करते हैं। अतः बौद्ध स्तूप से यदि हम देखें तो बौद्ध धर्म के वास्तुकला के बारे में और बौद्ध धर्म के आदर्शों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहीं पर आपका उत्तर समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं कि एक बेहतर उत्तर कैसे लिखना है, इस प्रश्न का उत्तर मैं आप सबका चेक नहीं कर पाया हूं। तो आज के बाद से जैसे जो आज प्रश्न आपको दिया गया है उसका उत्तर अब आपको नियमित, जैसे पहले चेक होता था उसी तरह से नियमित आपके उत्तर चेक होते रहेंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ जो कि बौद्ध धर्म से दिया है मैंने प्रश्न। बौद्ध और जैन धर्म की थोड़ी सी तुलना करनी है, उससे संबंधित जो प्रश्न है उसके डिस्कशन में आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सब इसी प्रकार से निरंतर उत्तर लेखन करते रहें। निश्चित रूप से एक ही बार में आपकी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, यदि आप निरंतर खुद से भी एक लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।